तो बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करिए। 3 देशों से द्विपक्षीय बैठक करेंगे पीएम मोदी। यूएसए, मॉरिशस, बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। द्विपक्षीय बैठक पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट भी सामने आ गया है। मैं द्विपक्षीय बैठक की प्रतीक्षा कर रहा हूं। ये तीनों देश यूएसए, मॉरिशस, बांग्लादेश, इन तीनों में बैठक करने वाले हैं। ये काफी अहम देश हैं, इनसे व्यापारिक रिश्ते हैं भारत के। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट किया है और लिखा है कि अब वो इस मीटिंग के लिए खुद प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट का एक कंटेंट भी हम आपके सामने रख रहे हैं। आज शाम मैं अपने आवास पर 3 द्विपक्षीय बैठकों की प्रतीक्षा का इंतजार कर रहा हूं। और आपको बता दें कि 3 देश जिसमें यूएसए, मॉरिशस, बांग्लादेश शामिल है, कई डील्स हो सकती है। काफी अहम ये मीटिंग है और खुद प्रधानमंत्री ने इन मीटिंग्स को लेकर अपने ट्वीट में जानकारी दी है। और उनका कहना है कि जो ये 3 द्विपक्षीय बैठक होने वाली है, मैं खुद उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो हमारे साथ नीरज पांडे दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जैनेंद्र कुमार भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। नोएडा न्यूज रूम में आशीष कुमार सिंह हमें मिलेंगे जानकारी देने के लिए, सब लोग। और जितेंद्र कुमार ओझा विदेशी एक्सपर्ट जुड़ेंगे हमारे साथ। गौरी द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक बंसल डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। और आसिफ रमीज दाऊदी विदेश नीति के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। और ये लोग आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। सबसे पहले चलते हैं नीरज के पास। नीरज, आज जो द्विपक्षीय बैठक होने वाली है यूएस, बांग्लादेश और मॉरिशस के साथ, ये काफी अहम है क्योंकि व्यापारिक रिश्ते भी रहे हैं और इससे तो रिश्ते मजबूत होंगे। पीएम ने खुद ट्वीट किया है कि मैं खुद इस बैठक की प्रतीक्षा कर रहा हूं। विवेक, व्यापारिक रिश्ते से ज़्यादा हमारे उनके सांस्कृतिक रिश्ते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। बांग्लादेश तो कभी हमारा ही हिस्सा रहा है और मॉरिशस में भी भारतीयों की बहुत बड़ी तादाद है। वहाँ इनफैक्ट ये कहेंगे भारतीय मूल के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब बड़े पदों पर रह चुके हैं। तो इसलिए तीनों देशों से हमारे बड़े ही व्यापारिक रिश्ते तो है ही हैं, सांस्कृतिक रिश्ते भी बहुत हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये द्विपक्षीय वार्ता। सिर्फ 3 देशों नहीं, वैसे 15 ऐसे देश हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री बारी बारी से द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। आज 3 देशों के साथ उनकी बैठक होगी, उनकी बातचीत होगी। लेकिन आने वाले समय में अगर 3 दिन की बात करें, 9 और 10 को, तो तीनों दिन में करीब 15 ऐसे देश हैं जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है, दूसरे देश भी शामिल हैं और 15 देशों के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जाने वाला है दुनिया में, क्योंकि G20 की 18वीं बैठक है और भारत में जिस तरह का आयोजन किया जा रहा है, जिस तरह से मेहमान नवाजी हो रही, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। अमेरिका के साथ पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें स्ट्रेटजिक लेयर पर, तो बहुत ही बड़े तादाद पर व्यापारिक रिश्ते डेवलप हुए हैं। डिफेंस के सेक्टर में हमारे उनके रिश्ते डेवलप हुए हैं। हमने एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, हमने उनके साथ वीपेंस में डील की है, आईटी सेक्टर पे बहुत बड़ी डील हुई है। तो अगर देखें तो बारी बारी से बहुत सारे व्यापारिक रिश्तों को हमने और मजबूत किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया है वो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत और ये बताने के लिए भी है कि हमारे इनके जो रिश्ते हैं उनमें इस आयोजन से और प्रगाढ़ता आने वाली है। विवेक जी तो बिल्कुल ये बताया है कि मीटिंग में क्या कुछ होने वाला है और कैसे नजर रहने वाली है। अब जैनेंद्र के पास चलते हैं, क्या हलचल है वहां पर और कितनी बड़ी तैयारी वहां पर की गई है, ये भी जानकारी देंगे। जैनेंद्र, किस तरीके की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है, कितना इंतजार, कौन कौन से मेहमान पहुंच चुके हैं अब तक? देखिए, प्रगति मैदान में भारत मंडपम में जो समिट होनी है वो तो कल से शुरू होगी, लेकिन मीडिया जो है वो देश के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मीडिया कर्मी हैं वो पहुंचने लगे हैं। और मैं इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में हूं, मेरे साथ एक मेहमान भी है। यहाँ की तैयारियां भी हम अपने कैमरे से आपको दिखाएंगे। भव्य तैयारी हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नजर आ रही है। एक मेहमान है हमारे साथ, जर्मनी से हैं ये। सर, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड हाउ डू यू सी द अरेंजमेंट्स ओवर हियर, आर यू सेटिस्फाइड? Okay, so my name is Martin Romanzig from Germany. I'm working for the German press agency DPA. So for the moment it's, let's say, long ways. It's a bit complicated outside with the security, so they need a lot of time. The sun is shining, so for us 35 degrees. It's not usually the climate where when you come from Berlin, it's... So no one can manage the temperature, sir, outside, but inside, how do you see the arrangement? So this is looks great. Looks like, let's say, all over the world. Last year in Bali, it was more or less the same arrangement.
So we start now to connect to the internet and to look up whether the technique is going on. And so for the moment, nice water, nice people, nice colleagues. Are you feeling good? Yes. Now we are in a room where it's a bit जैनेंद्र, colder जितने भी than मेहमान आए outside. हैं हम उनके लिए तैयार हैं और ये So, हमारी अगर आपके पास समय हो हम इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि हाउ डू यू सी द लीडरशिप ऑफ इंडिया इन दिस G20 समिट अंडर द इंडियाज प्रेसिडेंसी. Good question. It's not easy to answer because, so Mr. Modi has, let's say, an interesting but difficult job to do. This is a जैनेंद्र, summit like last year where the Russian जैनेंद्र, जो war जितने on भी Ukraine मेहमान आए हैं और उनका is ये भी part कहना of है the और discussions. पूरी दुनिया देख रही है Let's कि wait and भारत see what अपने Mr. Modi नेतृत्व can में do. मजबूत हुआ है। आशीष कुमार सिंह स्क्रीन पे दिख रहे हैं हमारे साथ। आशीष, अभी हमने एक खबर पढ़ी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट किया है और खुद बता रहे थे नीरज पांडे कि व्यापारिक रिश्तों के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक रिश्ते भी हैं उनके साथ। और सबसे पहले जो बैठक होने वाली है वो यूएस और ये क्या कहते हैं मॉरिशस की खबर आई थी, इनके साथ बैठक होगी। तो ये कितना अहम? देखिए, हर लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो मैं आपको 2015 में विवेक वापस ले जाना चाहूँगा। मुझे अभी भी याद है कि जब तब के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा आए थे और प्रधानमंत्री उनके साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो मेरे सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा क्लियरली बोला था कि मेरा ऐसा मानना है कि दो देशों के रिश्ते जो अधिकारी होते हैं, डिप्लोमेट्स, उनके द्वारा कागज़ों को तैयार करने पर नहीं बल्कि जो लीडर्स हैं उनके आपसी रैपो पर डिपेंड करता है। तो तकरीबन 8 साल पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विदेश नीति को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था, लिहाजा उनका हर बायलैटरल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और ये देखें कि जिन 3 देशों के साथ प्रधानमंत्री की बायलैटरल होने वाली है, आप इत्तेफाक देखिए, इंडिया में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं और बांग्लादेश में इलेक्शंस होने वाले हैं। बड़ा क्रूशियल रहने वाला है ये तीनों बायलैटरल। बांग्लादेश के बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा कि भारत की बड़ी पैनी नज़र है। बड़े लंबे समय से वहाँ पर शेख हसीना सरकार में है। भारत को इस बात की चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ सत्ता परिवर्तन हो जाए, इस्लामिक पार्टीज़ वापस हो जाए, तो वो एक बड़ा कंसर्न है जिसको ज़रूर प्रधानमंत्री रेस करेंगे। चाइना कैसे इंट्रूड कर रहा है, माफ़ कीजिएगा, बांग्लादेश में फुटप्रिंट्स बढ़ाता जा रहा है, उन चिंताओं पर चर्चा हो सकती है। प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ तो खैर देखिए होराइजन ऑफ इश्यूज़ हैं, स्ट्रैटेजिक रिश्ते हैं हमारे, जिसमें डिफेंस कोऑपरेशन है, GE के साथ जो है HAL का कोऑपरेशन हुआ है। एक कहा जा रहा है कि स्मॉलर न्यूक्लियर डील भी हो सकती है, उसको लेकर के बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो भारत और अमेरिका बाइडेन साहब के साथ बायलैटरल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी उठा सकते हैं। चीन के बनिस्पत, रशिया के बनिस्पत निश्चित तौर पर बाइडेन अपनी तरफ से यूक्रेन का मुद्दा उठाएंगे और भारत को फिर से वीज़ा भी रशियन अपने पोजीशन पे साथ में एलाई करने की कोशिश करेंगे। भारत हालांकि अपना स्टेटेड पोजीशन, इंडिपेंडेंट पोजीशन काफ़ी समय से बनाकर के रखा हुआ है। तो हर लिहाज से हम देखें तो ये तीनों बायलैटरल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कमिंग एट द बैकड्रॉप ऑफ G20 में भी आपको मालूम है कि एक साझा डिक्लेरेशन आना है, तो हर लिहाज से सबकी नज़र आज होने वाली बायलैटरल्स पे होंगी। विवेक, ये बैठक काफी अहम है, दुनिया के मेहमान पहुंचने लगे हैं, इसका वैश्विक परिदृश्य कैसा है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या होने वाला है, सब कुछ आपको बताएंगे। G20 समिट का आयोजन मेजबानी कर रहा है भारत और काफी उम्मीद है इस समिट से, क्योंकि आने वाले समय में किस तरीके से भारत की छवि पूरी दुनिया में उभर कर आएगी इस पर सबकी नजर है। लेकिन इस बीच कई देशों से आज मुलाकात होने वाली है भारत की। प्रधानमंत्री मोदी खुद मुलाकात करने वाले हैं। कैसे वो मुलाकात काफी अहम रहने वाली है भी जानने की कोशिश करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है गौरी द्विवेदी जी। गौरी जी, तमाम देशों के साथ साथ चाइना की बात भी हो रही है। ऐन वक्त पर शी जिनपिंग का समिट से आने से इनकार करना और उस वक्त इनकार करना जब दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो सबके सामने है। कितना असर डाल सकते हैं समिट में और क्या असर इसका पड़ सकता है? देखिए आरुषि जी, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का ना आना उनके इंटरनल स्ट्रगल्स और इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया है। समिट के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जो भारत के बड़े मुद्दे हैं जिसके ऊपर वो पूरी समिट को चेयर करना चाह रहा है, डायरेक्शन देना चाह रहा है, उस पर चाइना के प्रेसिडेंट की एब्सेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त कू को लेकर चाइना में एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या चल रही है जो शी जिनपिंग फेस कर रहे हैं, और दूसरा ये कि चाइना की आर्थिक स्थिति इस वक्त इतनी कमजोर है कि उनके प्रेसिडेंट को लगता है कि वो शायद उस समय देश से बाहर ना ही निकले तो उनके लिए अच्छा है। एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी कि बात हो रही है मोदी जी
तीन देशों के साथ जो बायलैटरल को लेकर उन्होंने ट्वीट की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों देशों में चाइना का दखल है और तीनों देशों के साथ जो बैठक होगी उसमें इंडो पैसिफिक में इंडिया का क्या रोल रहेगा, ये एक बहुत अहम मुद्दा हो सकता है। चाहे वो बांग्लादेश हो या मॉरिशस हो, दोनों में चीन की दखल बहुत है, दोनों इंडो पैसिफिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों में इंडिया क्या आगे उनको एड, प्रोजेक्ट्स, लोन्स किस तरह के दे सकता है, इससे पूरी किस तरीके से अपने संबंध मजबूत किए जाएंगे, ये भी काफी अहम है। आलोक बंसल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। आलोक जी, आप जब देख रहे हैं, जब G20 की हम कर रहे हैं मेजबानी और आप रिसर्च करते रहते हैं, तो भारत की छवि जो है अब पहले से और मजबूत हुई है, आगे और आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भारत आज दुनिया के रंगमंच पर एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर कर आया है और ये जो G20 की जो मेजबानी कर रहे हैं, ये पूरी तरह से स्टैब्लिश कर देगा भारत को वैश्विक रंगमंच पर, क्योंकि ये समिट बहुत महत्वपूर्ण है। इस समिट में दुनिया के जो महत्वपूर्ण नेता हैं वो भारत आ रहे हैं और इस तरीके का जमावड़ा वैश्विक नेताओं का, इतने शक्तिशाली वैश्विक नेताओं का कभी भी भारत में नहीं हुआ। हमने कई समिट्स की हैं पहले, गुट निरपेक्ष देशों की, चोगम, कॉमनवेल्थ की, लेकिन इतने शक्तिशाली राष्ट्रों का एक साथ जमावड़ा पहली बार हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और ये समिट ऐसे वक्त पे हो रही है जब दुनिया एक बड़ी ही क्रूशियल दौर से गुजर रही है। रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कोविड के बाद लड़खड़ाती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था दोबारा संभलने की कोशिश कर रही है और G20 जो है विशेषकर आर्थिक मुद्दों का एक सम्मेलन होता है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि हमें इस संगठन को जीडीपी सेंट्रिक संगठन से हटाकर एक ह्यूमन सेंट्रिक, जो मानवता और मानव के ओर ध्यान दे, उसकी ओर करना है और इसमें जो प्रमुख मुद्दे आएंगे वो मेरे ख्याल से हमने ये थीम रखा है। वैसे तो आलोक जी, ये मान्यता है कि मुद्रा वह धुरी है जिस पर पृथ्वी नाचती है, सब कुछ जीडीपी पर ही निर्धारित है, लेकिन हम भारत के लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम में भरोसा रखते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये ज्यादा ह्यूमन स्तर हो, इसका बहुत ज्यादा पैसा ना करें, उसका तो अर्थ की जरूरत तो पड़ती है। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे। आसिफ रमीज दाऊदी जी आपके पास आऊंगा। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपने कवर फोटो को बदल दिया है। कवर पर भारत मंडपम की तस्वीर लगाई है, ये बड़ी खबर मिल रही है। और जिस तरीके से आयोजन होने वाला है, जिस तरीके से तैयारियां वहां पर की गई हैं, भारत मंडपम की तस्वीर लगाई है और आप देखिए किस तरीके से भव्य बनाया गया है भारत मंडपम को, जहां पर 2 दिन समिट की मीटिंग होने वाली है। और ये देखिए, एक्स पर अपनी कवर फोटो को बदला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये कवर फोटो को आप देख भी सकते हैं, भारत मंडपम की तस्वीर प्रधानमंत्री की तरफ से लगाई गई है। किस तरीके से भव्य तरीके से सजाया गया है भारत मंडपम को, इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और G20 के दौरान दुनिया की कई बड़ी हस्तियों को भारत की संस्कृति की झलक भी दिखाने की पूरी तैयारी है। आपको भारत मंडपम के पास क्राफ्ट बाजार ले चलते हैं, जहां पर एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है। जैनेंद्र, जरा दिखाइए किस तरीके की तैयारी वहां पर की गई है, क्राफ्ट बाजार लगाया गया है। बिल्कुल, प्रगति मैदान परिसर में भारत मंडपम के पास 2 बड़े जो एग्जीबिशन हॉल है, एक तो उसमें इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है और दूसरा हॉल जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये है क्राफ्ट्स बाजार, जिसमें कि भारत की जो पूरी सांस्कृतिक विविधता है, कलाकृतियां हैं, उनकी अलग अलग नुमाइश की जा रही है। अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं जिसमें कि देश के तमाम जो राज्य हैं उन राज्यों की झलकियां हैं और वहाँ जो कलाकृतियां हैं उनके स्टॉल्स लगे हुए हैं और खुद कलाकार भी मौजूद है। देखिए, ये जम्मू कश्मीर के एक कलाकार हैं, बहुत खूबसूरती से कुछ कलाकृति कर रहे हैं, कमल का फूल आप बना रहे हैं। सर, अपना नाम बताइए और ज़रा बताइए। मेरा नाम रियाज अहमद खान, मैं श्रीनगर से बिलोंग करता हूँ। ये जो आर्ट है वो पेपर मेशी से बनता है, रिसाइकल पेपर से। ये मतलब सदियों से बनते आ रहा है कि तकरीबन 40-20 से ये कश्मीर से आ रहा है, मतलब काम करते हुए। जो दुनिया भर के जो मेहमान हैं वो आपके पास आएंगे, आप उन्हें जम्मू कश्मीर के बारे में और देश के बारे में जो ये जो आपकी कला, ये हमारा खुशकिस्मती है, यहाँ हमारा आने का मौका मिला है। और जो देश भर के मतलब बाहर के देशों से ये आए थे, डेलीगेशन आए हैं, उनको भी मौका मिला हमारा क्राफ्ट और पूरा इंडिया का आर्ट देखने के लिए, क्योंकि ये आर्ट कैसे क्या है।
मतलब अच्छा है कि ख़राब है, तो उनको तो खुद पता चलेगा। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर की कलाकृति है। ठीक इसके बगल में मेरे सहयोगी सुरेंद्र मेरे साथ है। सुरेंद्र जी, ज़रा देखिए, भारत विशाल देश है, इतने सारे स्टॉल हैं। ये राजस्थान की लाह कला हमारी जो है 7 पीढ़ियों से ये काम चला रहा है। लाख की कला है ये, जो लक्षागृह के जो कौरव पांडवों के ज़माने से ये हमारे लाख का काम चला रहा है, और ये बड़ा रिच क्राफ्ट है और ये डाइंग क्राफ्ट है। मेहमानों को आप दिखाएंगे, कुछ पसंद आ गया वो खरीदना चाहेंगे तो उनको बिल्कुल देने, उनके लिए बढ़िया बढ़िया नई चीज़ें बना के लेके आए। जो मेरी 76 साल का तजुर्बा है। वैसे तो मैं पूरे विश्व में घूम के आया हूँ, प्रोग्राम करके आया हूँ, लेकिन ये G20 में अभी आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये राष्ट्रपति अवार्ड से कम नहीं है। तमाम सम्मानित और प्रतिष्ठित कलाकार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक मधुबनी पेंटिंग यहाँ पर का भी एक स्टॉल है। मैं खुद बिहार से हूँ तो ये खास तौर पे मेरा ध्यान यहाँ पर जाता है। अपना ज़रा नाम बताइए, क्या बना रहे हैं? मेरा नाम है शांति देवी, लहरियागंज मधुबनी, बिहार के रहने वाली हूँ। 84-85 में नेशनल अवार्ड मुझे मिला, हस्बैंड को भी मिला हुआ है। ये क्या सैटेलाइट बना रहे हैं? ये हाँ, अभी देखे हैं जो चंद्रयान पर लोग जाते हैं, वो क्या कहते हैं उसको जाने के लिए, वो रॉकेट। प्रगति मैदान का क्राफ्ट बाजार, वहां से जैनेंद्र दिखा रहे हैं रंग बिरंग की वो पेंटिंग, वो हाथ से बनाए गए वो सामान जिसको पूरी दुनिया देखेगी। G20 के जितने मेहमान हमारे आ रहे हैं शिरकत करने के लिए। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और आप ये तस्वीर देख रहे हैं, शेख हसीना पहुंच चुकी हैं, उन्हें रिसीव किया जा रहा है इस वक्त एयरपोर्ट पर। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना दिल्ली पहुंच चुकी हैं G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए, और इस वक्त देखिए किस तरीके से उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं तमाम लोग, और किस तरीके से तैयारी की गई है इस खास उत्सव को और भव्य बनाने की, खास बनाने की। भारत की संस्कृति की झलक। तो शेख हसीना पहुंच चुकी हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात भी होगी, द्विपक्षीय वार्ता भी है उसको लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि वो खुद इसका वो जो है इंतज़ार कर रहे हैं। और आसिफ रमीज़ दाऊदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सऊदी अरब से। आशीष के पास सबसे पहले लिए चलते हैं। आशीष, आ गए हैं, जो शेख हसीना है वो आ गई हैं, ये कितना अहम है? बांग्लादेश से हमारे जो प्रगाढ़ होते रिश्ते हैं, देखिए बहुत अहम है। भारत और बांग्लादेश के बीच में तमाम सेक्टर्स में इतने करीबी रिश्ते हैं कि शेख हसीना और बांग्लादेश हम कह सकते हैं कि फ्रेंडली नेशन है और पारंपरिक ऐतिहासिक रिश्ते हैं। और जैसा मैं थोड़ी देर पहले आपको विवेक कह रहा था कि बड़ा क्रूशियल जंक्चर भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये समय है जब प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना को एक बार फिर से एक दूसरे से मिलने का मौका मिल रहा है। ऐसे तो तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और एक दूसरे के साथ आर्थिक तौर पर बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लेकर के आगे बढ़ना है। लेकिन ये इलेक्शंस का टाइम है, मैं फिर से ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। भारत को लेकर के तमाम कंसर्न्स हैं बांग्लादेश में जो आने वाले इलेक्शंस हैं। चाइना थोड़ी देर पहले जैसा विवेक मैं आपको बता रहा था, आहिस्ता आहिस्ता करके अपने फुटप्रिंट्स बहुत बढ़ाता जा रहा है बांग्लादेश में। संभव है कि इस बार बड़ा कट थ्रोट इलेक्शन झेलना पड़े शेख हसीना को, क्योंकि लंबे समय से वो वहाँ पर प्रधानमंत्री पद पर हैं। तो जो भारत की अपनी चिंताएँ हैं, अगर कोई सत्ता बदल होता है तो अभी उसको स्पेकुलेट करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन निश्चित तौर पर इन सारे इशूज़ को प्रधानमंत्री उनके सामने रख सकते हैं। पारंपरिक रिश्ते, कई जैसे मैं आपसे कह रहा था प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लेकर के दोनों ही देश एक दूसरे के साथ मिलकर के आगे बढ़ने, ये सारे इश्यूज़ रेज किए जाएंगे आज शाम की बैठक में। तो हर लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं देख रहा हूँ तस्वीरों में कि बीजेपी की मेंबर पार्लियामेंट उनको रिसीव करने गई हैं। जॉइंट सेक्रेटरी बांग्लादेश म्यांमार वहाँ पर स्मिता खड़ी हैं जो रिसीव कर रही हैं प्रधानमंत्री को। तो बहुत कर्टियस उनको वेलकम भी दिया जा रहा है। देखें, सांस्कृतिक तौर पर जो नाच गाने का कार्यक्रम हो रहा है, एट होम फील कराने की कोशिश है, भव्य आयोजन है और निश्चित तौर पर ये बायलैटरल प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना के बीच में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं आप। आसिफ रमीज़ दाऊदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, सऊदी अरबिया जुड़े हुए हैं। आसिफ, जब मैं डेटा देखता हूं तो 2021-22 में 8 अरब अमेरिकी डॉलर का कारोबार हुआ है भारत और सऊदी अरबिया के बीच में। तो व्यापारिक रिश्ते भी काफ़ी अहम रहने वाले हैं और अब की बार का जो दौरा होने वाला है जिसमें G20 की बैठक होगी, ये भी काफ़ी अहम हो जाती है।
जी, आपने बिल्कुल सही कहा। व्यापारिक रिश्ता तो बहुत अहम है ही, और जैसा हम जानते हैं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट जो ट्रेड पार्टनर्स है इंडिया के, टॉप 4 में अगर आप चाहें तो वो सऊदी अरब है। और ये सिर्फ सऊदी अरब की बात नहीं है। मैं तो ठीक है, आपका सवाल हुआ और आप देखें कि रिश्ता प्रगाढ़ हो रहा है दिन ब दिन। इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आप जो कल्चरल एक्सचेंजेस हैं या पीपल टू पीपल कनेक्ट है, या जो लगभग 2.5 मिलियन भारतीय अभी यहाँ पे रह रहे हैं, उनसे आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके का रिलेशन है। और साथ साथ में अगर आपको थोड़ा और आगे लेके चलें तो इस पूरे गल्फ और मिडिल ईस्ट के रीजन अभी कितनी स्मार्टली, कितनी कहते हैं ना, अच्छी तरह से भारत ने जो गेस्ट लिस्ट भी बनाई। आप देखें अभी शेख हसीना अभी खुद पहुंच रही है बांग्लादेश, यूएई की बात करें, ओमान की बात करें, इजिप्ट की, जबकि हालांकि इजिप्ट पहले से 26 जनवरी में पीपल टू पीपल कनेक्ट और G20 में हो रही मेजबानी, ये काफी अहम है। विश्व परिदृश्य पर, विश्व के पटल पर भारत जब सामने आएगा और दुनिया देखेगी, G20 के जरिए आर्थिक ताकत और जो बढ़ती हुई जो संबंध हैं प्रगाढ़ होते हुए, ये काफी अहम है। G20 समिट और लगातार मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ देर पहले की तस्वीर हमने आपको दिखाई, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भी पहुंच चुकी हैं और लगातार जो सिलसिला है वो जारी है। और कितना मायने है G20 समिट का, भारत को आने वाले समय में क्या फायदा होने वाला है, किस तरीके से छवि उभर कर आएगी भारत की, ये भी जानने के लिए तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र कुमार ओझा जी विदेश एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, आप किस तरीके से समिट को देखते हैं, आने वाले समय में भारत को इससे क्या फायदा होगा और दुनिया में भारत की जो छवि है वो किस तरीके से उभरेगी? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत कभी भी अपने निजी फायदे के लिए सोचता ही नहीं है। भारत का हमेशा एक स्वप्न है कि एक ऐसी दुनिया हो जिस दुनिया में सारे लोगों के पास इज्जत हो, सारे लोगों के पास सुरक्षा हो। और यही वजह है कि जो डीकोलोनाइजेशन से शुरू होती है और हमारे नॉन अलाइन मूवमेंट से होते हुए और अभी जहाँ पे हम पहुँचे हैं, तो हमने एक पूरी दुनिया के वॉइस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। आप देखें कि चीन जो है, बात तो रूल बेस्ड ऑर्डर की करता है, लेकिन उसकी एक्चुअल प्रैक्टिस में है रूल को कैसे वायलेट किया जाए, डिसेप्शन के जरिए। वो क्लाउड बेस्ड जो है वो ऑर्डर की बात प्रैक्टिस में कर रहा है, वेस्ट रूल बेस्ड ऑर्डर की बात कर रहा है। लेकिन तमाम डेवलपिंग देशों में ये एक इम्प्रेशन आ गया है कि जो रूल ही है वही ऐसे रिग्ड है कि जिसकी वजह से वो दूसरे देश हैं वो सिर्फ कमोडिटी और मार्केट बन के रह गए हैं। तो इस लक्ष्य से देखा जाए कि जब खास करके वेस्ट जो है इकोनॉमिक डिक्लाइन फेस कर रहा है, उनकी इकोनॉमिक डायनामिज्म और रेजिलियंस डाउट में हो गई है और चाइना की ओपेक ऑथोरिटेरियनिज्म डोमिनेट कर रही है, तो दुनिया को लग रहा है कि नई दिशा, नई आवाज़ भारत की तरफ से आएगी। और यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता होगी कि हम रूल बेस्ड ऑर्डर को, रूल भी फेयर हो, ये नहीं कि हम रूल के हिसाब से चले, और उसकी तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें सिर्फ निजी फ़ायदा नहीं है, मैं कहूँगा कि हम अपने इंटरेस्ट को दुनिया के दूसरे देशों के साथ सैनिटाइज कर रहे हैं और एक बेहतर दुनिया की उम्मीद कर रहे हैं और बेहतर दुनिया का सपना भी दूसरे लोगों को दिखा रहे हैं, बेहतर दुनिया की हकीकत में भी बदल सकते और बेहतर दुनिया का सपना दिखाता भारत। और ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है कि भारत कौन सा निर्णय लेता है, भारत के संबंधों का असर क्या होता है। चर्चा जारी रहेगी, आप सब हमारे साथ बने रहिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।